नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना संकट में स्वस्थ पड़ी अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने और लोकल के साथ वोकल पर जोर देने की अपील की। इस बीच लद्दाख में चीन और भारत में तनाव की खबर भी सामने आई, जिसके बाद से कई संगठन चीनी सामान के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर चीन के सामान का बहिष्कार कर दिया जाए, चीनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया जाए, तो चीन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि ड्रैगन भारत से हर साल अरबों रुपए कमाता है और फिर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो फिर भारत में निवेश कहां से लाएंगे? और इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बॉलीवुड के भी तमाम लोगों ने समर्थन किया है चीनी बायकॉट का, लेकिन यह मुहिम कितना आगे बढ़ पाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा, और भारत और चाइना के बीच जो आयात और निर्यात होता है, यानी जो व्यापार होता है, वो कितने का होता है, उस पर कितना अंकुश लगाया जा सकेगा, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, चाइना पर कितना असर पड़ेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है विपक्षी दलों की तरफ से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की शुरुआत हुई कैसे है? जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें लोकल को लेकर वोकल बनना पड़ेगा, उसका सीधा संदेश यह था कि अब हमें लोकल अपनाना होगा, उसकी चर्चा करनी होगी। उसके बाद लगातार ये बात आगे बढ़ने लगी कि बॉर्डर पर हमारी सेना बुलेट से चाइना को जवाब दे रही है, लेकिन हर हिंदुस्तानी को वॉलेट से चाइना को जवाब देना होगा। भारतीय सामानों को अपनाना होगा, भारतीय सामानों को खरीदना होगा, इससे चाइना के सामानों का अपने आप बायकॉट हो जाएगा और इसका सीधे तौर पर चाइना की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सब कुछ इतना आसान है क्या? क्योंकि चाइनीज उत्पाद भारतीय उत्पादों के मुकाबले कहीं सस्ते होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या लोग अपनी जेब पर बोझ डालकर राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करेंगे? लोग इस बात के लिए तैयार हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। $130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करे। जाहिर है कि चाइना जो भारत से वो लाभ कमाता है, उसका इस्तेमाल अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, अपनी रक्षा तैयारियों में और अपने स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए जो भी वो एक वॉरफेयर की जो तैयारियां करता है उसमें वो खर्च करता है। चाइना लगातार जो है भारत को घेरने की कोशिश करता है। चाइना भारत के छोटे पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाता है। लोकल माने स्वदेशी का निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए और लोगों के द्वारा स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। अगर भारत और चाइना की एनुअल ट्रेड की बात करें, इस साल की बात करें तो $92 बिलियन का ट्रेड रहा है। और अब भारत भी और पूरी दुनिया चाइना के आर्थिक बहिष्कार की जो है मांग कर रही है और ये आवाज़ें अब लगातार उठ रही हैं। और इस ट्रेड का जो ज़्यादातर लाभ, भारत और चाइना के बीच के ट्रेड का जो ज़्यादातर लाभ जो है वो चाइना को मिलता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ही हैविली चाइना के फेवर में है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है। ये बताइए, लोकल टू वोकल करने के लिए आपने क्या किया? 6 सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की आपने कि जिससे कि लोग अपना प्रोडक्ट अच्छा बना पाए? या चाइना के साथ जब आपने WTO में जो करार साइन किया है कि आयात निर्यात आप चाइना के साथ रोक देंगे, क्या चाइना माल हमारे देश में भेजेगा, आप उसको नहीं लेंगे? या तो उसका हमारे देश में जो माल भेजता है चाइना, उसको रोकिए। अगर चाइना का प्रोडक्ट अच्छा होगा, दुकानों में सजा होगा, तो जाहिर सी बात है कि चाइना के लोग माल खरीदेंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं, मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी है नहीं अभी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ही एक स्वरूप है कि अब अपने उत्पादों पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनते ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई थी, वो लोकल टू वोकल ही है।
बिल्कुल सही है, चीन के सामान का बहिष्कार किया जाना चाहिए। गुजरात में जो 30,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री चीनी सामानों की लगी है, जिसमें चाहे वो MG हेक्टर नाम की कार हो और चाहे अन्य बड़े उत्पाद हों और चाहे पेटीएम हो और चाहे भारत सरकार तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो हों, इन सारी चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा सुभाषिनी अली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप CPI की नेता हैं। और अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। CPIM की नेता हैं। ठीक है मैडम, हमने दुरुस्त कर लिया। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, क्या लॉकडाउन के बाद अब चीन का शटर डाउन होगा क्या, और ये कैसे हो पाएगा, क्या ये संभव है क्या? देखिए अमित जी, ये स्वदेशी के शंखनाद का समय है और स्वदेशी का शंखनाद हो रहा है। लोकल टू वोकल जो शब्द है वो चाहत से देसी, जरूरत से स्वदेशी के शंखनाद के लिए है। और आत्मनिर्भरता किसी भी देश के लिए परम आवश्यक है। आत्मनिर्भरता के लिए सभी देशवासी एकजुट हो रहे हैं, पूरे देश से एक आवाज आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, सब लोग उसके साथ में आज खड़े हो रहे हैं। आज समाज के सभी वर्गों के लोग खड़े हो रहे हैं। केवल राजनीतिक जिनकी प्रतिबद्धता है उनको अगर छोड़ दें तो पूरा देश आज स्वदेशी के साथ में शंखनाद कर रहा है, क्योंकि सबको पता है स्वतंत्रता संग्राम की स्वर लहरी जो कोई अगर था तो वो स्वदेशी था। स्वदेशी इस देश के लिए नया नहीं है। स्वदेशी दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा। महात्मा गांधी जी ने जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया वो स्वदेशी का आंदोलन था। आज स्वदेशी अपनाने की, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम खादी की क्या स्थिति हो गई थी, लेकिन पिछले 6 साल में खादी की जो तरक्की हुई है, खादी के जो प्रयोग बढ़ा है, वो एक ऐतिहासिक कदम है। आप देखो उत्तर प्रदेश एक क्लस्टर का शहर है। आप देखो छोटे छोटे जो कस्बे हैं उत्तर प्रदेश के, आज घंटा कहाँ बनता है तो एटा के जलेसर नामक एक कस्बे में बनता है, पूरे सब जगह जाता है। आप देखो रामपुर है, वायलिन बनता है, पूरा विश्व भर में रामपुर का वायलिन जाता है। आप देखो मुरादाबाद की बात देखो, आप भदोही के कालीन की बात देखो। तो आज जिस समय पर आज हम कोरोना संकट के बीच में हैं, इस संकट से उबारने के लिए क्या चीजें आ रही हैं सामने, वो चीजें आ रही हैं। तो काढ़े की बात आ रही है कि स्वदेशी काढ़ा, तुलसी का काढ़ा, आंवला का काढ़ा। तो तुलसी आंवला कहाँ का है? स्वदेशी आंवला है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आज जब हम एक वैश्विक महामारी की चपेट में आए हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें स्वाभाविक सी बात है सर कि इस कोरोना काल में लोकली हमारे काम आया, सब पीएम मोदी कह चुके हैं और लोग इस बात को मानते भी हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत और चाइना के बीच 2019 में कितने का व्यापार हुआ सर, पता है? देखिए अमित जी, हम WTO में गए। WTO में जिस समय भारत ने भागीदारी की, उस समय मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी उस समय देश के वित्त मंत्री के रूप में WTO में गए। नहीं सर, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है सर, तब क्या क्या हुआ वो सब अलग बातें हैं। उन्होंने सर 7,000 अरब रुपए का व्यापार है सर चाइना के साथ हमारा। ऐसा नहीं है सर, सुनिए तो सही डॉक्टर चंद्रमोहन जी, इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या हम ये कर पाएंगे क्या कि 7,000 अरब रुपए का जो कारोबार पहुंच चुका है आयात और निर्यात का, इसको हम नियंत्रित कर पाएंगे क्या? हम संजीव जी से समझेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन जी, लेकिन इस वक्त सर आप जिस फोन से बात कर रहे हैं, आप जिस फोन से जुड़े हैं, वो भी चाइना में बनता है। आपने कान में जो EP लगा रखी है वो भी चाइना में बनता है सर, है ना? जिस कैमरे के सामने आप बैठे हैं वो भी चाइना में बनता है। तो क्या ये सब संभव हो पाएगा क्या संजीव जी? हम ये कर पाएंगे क्या कि 7,000 अरब का जो भारत और चाइना का व्यापार है उसको हम एकदम से लगाम लगा पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे और स्वदेशी अपना पाएंगे क्या? चंद्रमोहन जी आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, पूरा मौका मिलेगा आपको। चिल्ला चिल्ली हम संजीव जी, मैडम सुभाषिनी जी, चिल्ला चिल्ली नहीं होगी मैडम, चर्चा करेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं बस उनसे सवाल कर रहा था, काउंटर क्वेश्चन कर रहा था। अब संजीव जी को सुनिए मैडम, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। संजीव जी,
ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊँगा संजीव जी। सुभाषिनी मैडम, मेरा अब आपसे ही सवाल है, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही हो, ये कैसे संभव हो पाएगा? हम कैसे चाइना को लॉकडाउन कर पाएंगे? हम कैसे चाइना से अपना व्यापार कम कर पाएंगे? और कैसे हम स्वदेशी अपनाने के लिए हर किसी को प्रेरित कर पाएंगे? ये सब संभव होता दिख रहा है क्या? मैं आपके सवाल का जवाब देने के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया है, ये केवल चीनी सामान तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमारे देश के अंदर हमारे जो उद्योग हैं, हमारे यहाँ जो उत्पादन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ तो आत्मनिर्भर की बात हो रही थी और उसी के साथ हमारे जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री, उसमें एफडीआई की छूट दे दी गई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा, करीब 70% तक हो सकता है। तो ये आत्मविरोधी नीतियां हैं। आत्मनिर्भरता एक तरफ और एफडीआई को बढ़ावा देना दूसरी तरफ। जहां तक चीनी सामान की बात है, ये जब तक सरकार चीनी सामान को हमारे देश में आयातित करेगी, तब तक लोग उसको खरीदेंगे। क्या हमारी सरकार उस सामान पर रोक लगाने के लिए तैयार है? आप देखिए 2015 में एक मेक इन इंडिया का समिट मौजूदा सरकार ने किया था और उसमें जो लोगों को पेन ड्राइव दिया गया था, वो पेन ड्राइव भी चीन में बना था। जो उसका लोगो था, वो लोगो वहां डिजाइन हुआ था। ये जो सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई गई है, वो भी चीन में बनाई गई है। तो क्या सरकार तैयार है चीनी सामान पर रोक लगाने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है मैडम, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। संजीव जी से हमारा संपर्क हो गया, उनके पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर आप जवाब देना चाहें सुभाषिनी अली जी जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि एक तरफ आप एफडीआई को बढ़ा रहे हैं सर, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए, कैसे हो पाएगा सर? ये बनता है, विरोधाभास है आपकी बातों में। ठीक है मैडम, आपका सवाल आ गया, जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई बिल्कुल विरोधाभास नहीं है अमित जी। देखिए सुभाषिनी जी वामपंथी हैं, वामपंथियों की जो सोच है वो देश पूरी तरीके से जानता है कि उनकी सोच किस तरीके की है, केवल भ्रमित करने की है। आप इस तरह से आज बात जब मत करिए, आप जवाब दीजिए, जब आप मैंने कहा जवाब कि दीजिए। अगर लांछन आपको लगाना है तो मैं भी आपके ऊपर लांछन लगा सकती हूँ। ये लांछन नहीं लगाने दूंगी मैं आपको, मैं लांछन नहीं लगाने दूंगी। आप लांछन मत लगाइए, आप लांछन मत लगाइए। मैंने आपके बारे में एक शब्द नहीं कहा, मैंने आपके बारे में एक शब्द नहीं कहा, मैंने आपके बारे में एक शब्द नहीं कहा। हमने कहा ना आपसे, मैंने आपके आप इस तरह से बात मत करिए, आप इस तरह से बात मत करिए। इसी कारण से वामपंथ को छोड़कर मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ एमजी बोगरे कौन थे? ये वामपंथ पर डिस्कशन, ये वामपंथ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये वामपंथ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये वामपंथ का डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप वामपंथ पर क्यों डिस्कशन कर रही है? आप वामपंथ पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप बनाइए ना। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर बहस नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं। बहस नहीं करते हैं सर, चर्चा करते हैं। सर ऐसे तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे ना सर, बहस करने से तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे ना। संजीव जी जो सवाल सुभाषिनी जी उठा रही हैं, ठीक है एक मिनट चंद्रमोहन जी, मैं आपको ऑडियो डाउन करवा रहा हूँ। संजीव जी जो सवाल सुभाषिनी जी उठा रही हैं कि एक तरफ हम एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए, इन दोनों बातों में आपको विरोधाभास दिख रहा है या नहीं सर? और कैसे हो पाएगा सर ये? बात को समझने कि चाइना भारत के बीच के जो भी आर्थिक संबंध है उसका एक बहुत बड़ा फायदा चाइना अगर इस साल की बात करें
तो 92 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ है, उसका ज्यादातर जो लाभ है वो चाइना को मिला है। अगर 2018 की बात करें तो 95 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड हुआ था, उसमें तो 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड वो चाइना के फेवर में था। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ही हैवीली चाइना के फेवर में है, और चाइना और भारत के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका बहुत लंबा फायदा चाइना लेता रहा है। लेकिन अब चाइना इसी बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फायदा वो ले रहा है, उस पैसे का जो लाभ उसको मिला है, उसी पैसे से अब वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना लगातार भारत को जो है छोटे पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा करके घेरने की कोशिश कर रहा है। और अब ऐसी भी खबरें जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि आप नेपाल की स्थिति देख लीजिए, या पाकिस्तान में तो ऑलरेडी वो CPEC के माध्यम से 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट को कर चुका है। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जिसमें पावर प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें डैम बनाने का जो कार्य है वो भी चाइना लगातार कर रहा है। तो चाइना अब छोटे पड़ोसियों के माध्यम से भारत को घेरता है। चाइना सीमा विवाद जो खड़ा करके भारत को दबाव में डालने की कोशिश करता है, और ये जो चाइना जो सारा कार्य कर रहा है वो भारत को दबाव में रखने के लिए, भारत एक महाशक्ति के रूप में न उभर पाए, उसके लिए ऐसा कर रहा है। तो चाइना जाहिर है कि वो भारत के ही पैसे का इस्तेमाल, भारत से जो लाभ लिए हुए पैसे का इस्तेमाल वो भारत को घेरने के लिए कर रहा है। इसी वजह से अब चाइना का ये जो दोहरा चरित्र है वो दुनिया के सामने आ गया है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाइना आज सिर्फ भारत में ही चिंता की नजर से नहीं देखा जा रहा है, चाइना पूरे विश्व में चिंता की नजर से देखा जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना की जो ये महामारी फैली और उसकी इंफॉर्मेशन को चाइना ने जिस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात को वो छुपाता रहा, अपने जो वैज्ञानिकों को हरास करता रहा, साथ ही साथ जो है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले डॉक्टर्स के डेटा को वो छिपाता रहा। WHO के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की गई चाइना के द्वारा कि वो इस महामारी की विकरालता के बारे में दुनिया को न बताए। तो इससे पता चलता है कि चाइना ने एक इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने की एक आपराधिक साजिश रखी, और ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट 2001 का लॉ उठाएं, या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 का इंटरनेशनल लॉ उठाएं, तो उसका भी वायलेशन चाइना ने किया है। तो चाइना अब पूरी दुनिया में भी सख्त निगाह से लगातार देखा जा रहा है। ठीक है सर, इसी वजह से आज जो है सर ये सारी बातें पब्लिक के बीच में, और पब्लिक इस पर चर्चा भी कर रही है। सर मेरा सवाल ये था सर कि हिंदुस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, उसकी कीमत 10 रुपए है, तो चाइना उसी प्रोडक्ट को 3 रुपए में 4 रुपए में बनाता है। अब भारतीय ग्राहक अगर सामान लेने के लिए बाजार में जाए तो सर अपनी जेब को देखे या राष्ट्रवाद को देखे, उस वक्त वो 10 रुपए का प्रोडक्ट ले या 3 रुपए का प्रोडक्ट ले, ये वो कैसे तय करे, और ये कैसे हो पाएगा? मेरा सवाल ये है सर। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत में रोजगार के अवसर हम अधिक से अधिक अगर डेवलप करें, भारत के लोगों का स्किल डेवलपमेंट करें, जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को डेवलप करने की जरूरत है। हमारे पास भी लेबर बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका वो बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है। चाइना ने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स का एक बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने में इस्तेमाल किया। ये सर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मैं इस पर जवाब लूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन से, लेकिन अशोक जी उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर बहुत देर हो गई, आपका रिएक्शन नहीं आया। सर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया सर, और उसके बाद से परिणाम यह हुआ कि चाइना हमें बुलेट और वॉलेट दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाता चला आ रहा है। सर क्या वो टाइम आ गया है कि उसको बुलेट और वॉलेट दोनों से जवाब दिया जाए? अमित जी, जैसे सरकार की नज़र गरीबों पर नहीं पड़ रही, तो आपको भी जो विरोधी दल के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता, उनकी नज़र आप पे नहीं पड़ रही? नहीं सर, बात है आप पर नजर है सर, आप बराबर विंडो में हैं, लेकिन सर बारी बारी से सबके पास मौका देते हुए आपके पास आए हैं। हाँ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं अपनी बात कह लूँ, चूंकि चिल्लम चिल्ला ना हो, चूंकि एक डिस्कशन के लिए बैठे हैं। मोदी सरकार का बाकी में क्या ब्रेक फेल हो गया है पूरे देश में? क्या आत्मनिर्भर की बात तो सरकार करती है, मगर आत्मनिर्भर कैसे बने ये सरकार बताएगी क्या? साइनिंग इंडिया, भारत उदय, मेरा देश बदल गया, मेक इन इंडिया का क्या हुआ भाई?
आज 2 लाख कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। आज 2 लाख हो गए। आज आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, अरे भाई मेक इन इंडिया भी आप ही ने नारा दिया, देश की जनता ने आपको जन्मत दिया, पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाइए, आपको कौन रोक रहा है? आप चर्चा कराइए, मगर देश को भटकाने की साजिश है। आप मुझे बताइए कि कौन रोक रहा है कि आपको आत्मनिर्भर भारत, मगर आपने जो आपने पैकेज दिया उसमें कितने लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाया आपने? क्या मेहुल चौकसी आत्मनिर्भर भारत बना? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो देश की जनता जानना चाहती है। सवाल इस बात का है कि आपको रोक कौन रहा है? मगर घुमाने और फिराने की मोदी जी देश के अच्छे वक्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री अच्छे साबित हुए। 6 साल से देश में आत्मनिर्भर की कौन बात कर रहा है, अच्छे दिन की कौन बात कर रहा है, मेक इन इंडिया की कौन बात कर रहा है, और फिर एफडीआई को बढ़ाने की बात आप करते हैं। तो दोहरी जो बात है, आज देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बताए देश की सरकार है, मगर सरकार के कुछ नहीं है, सरकार को बताने की कुछ नहीं है। चौथा लॉकडाउन हम खत्म हो चुका है, हम अनलॉकडाउन आ गए हैं, मगर सरकार ये बताए ना कि सरकार के पास नीयत क्या है। सरकार की नीति में खोट नजर आता है। बार बार लोगों को सपने दिखाना और सपने बेचना, ये सरकार की विता है, सपने देखा है। आप मुझे बताइए कि आपको रोक कौन है? पार्लियामेंट में बिल लाइए, आप चर्चा कराइए देश के सामने, मगर कारण क्या है कि सरकार के पास कोई नीयत नहीं है। ठीक है, सरकार की नीयत में कहीं ना कोई अमित जी खोट नजर आता है। जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन जी। अभी हमारी पूर्व अशोक जी कह रहे हैं कि आपकी नीयत नहीं है, प्रधानमंत्री आपकी नीयत नहीं है, आप सिर्फ पब्लिक में चर्चा का मुद्दा तो उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पब्लिक इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करती रहे लेकिन समाधान ना निकले। अमित जी बहुत सरकार साहूकार की भूमिका में है। अमित जी बहुत मजेदार बात है कांग्रेस अशोक जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग लगातार कहेंगे डिबेट पे बैठ के, हम वो कांग्रेस हैं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम वो कांग्रेस हैं, हम गांधी जी की कांग्रेस हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है देश के अंदर, जब स्वदेशी की बात हो रही है, तो यही कांग्रेस। अरे हम कहां मना कर रहे हैं भाई चंद्रमोहन जी, हम कहां मना कर रहे हैं? मगर साइनिंग इंडिया, भारत के मेक इन इंडिया, अरे भाई नारों से काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आवाम बचेगा तब ना। मगर सवाल इस बात का है कि लोग परेशान हैं, लोग बीमारी से परेशान हैं, लोग महामारी से परेशान हैं। आप मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आप बताएंगे किसके सामने? आपको सिर्फ सपने बेचने आता है, आप सपने बेचने चाहते हैं। आप मेक इन इंडिया के बारे में बताइए ना। देश का प्रधानमंत्री 3 लाख लगाकर चश्मा ध्यान देकर मेक इन इंडिया की बात करेंगे, स्वदेशी की बात करेंगे। आप बताइए ना चंद्रमोहन जी, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? साइनिंग इंडिया, कभी भारत को देखिए, अब सपने बेचना बंद होने चाहिए, सपने बेचना चंद्रमोहन जी बंद कर दीजिए। अरे डब्ल्यूटीओ की जो बात करें, एफडीआई की जो बात करें, इस देश में एफडीआई कौन लाया? अरे पोखरण में परमाणु विस्फोट हमने किया अशोक सिंह, और उसके बाद हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगे। लेकिन आर्थिक कहां से बन के आई है बताइए। ठीक है, मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुभाषिनी अली कुछ कहना चाहती हैं। पटेल साहब की मुक्ति कहां से? ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन अशोक जी, सर ये तू मैं करने से तो समाधान नहीं निकलने वाला है ना सर। अगर स्वदेशी के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन आवाज उठा रहे हैं तो अशोक जी आपको भी आवाज उठानी होगी। ठीक है, आलोचना करिए लेकिन लोगों को प्रेरित भी करिए। सुभाषिनी जी, मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या हुआ? कैसे कहे? देखिए, कहने की बात यह, जो चर्चा हो रही है बहुत गंभीर विषय है, और मैं समझती हूँ कि जो आत्मनिर्भरता की बात है वो एक जी बहुत गंभीर बात है, लेकिन उस पर चर्चा न करना ये भी एक बहुत अफसोसजनक बात है। अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात उठाई कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अगर आत्मनिर्भरता चाहती है तो वो कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, वो और जो चाइनीज सामान है, दूसरी जगहों का सामान है, उसको महंगा बना सकती है, लेकिन वो उनको अलाउ कर रही है कि वो यहाँ डंपिंग करें। ये डंपिंग कौन करने दे रहा है? ये तो सरकार डंपिंग करने दे रही है। ठीक बात है। और आज आप देखिए कि जिन चीजों का विज्ञापन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने किया, जियो का फोन और पेटीएम, ये दोनों चाइनीज हैं। जियो का जो हैंडसेट है वो चाइना में बनता है। संजीव जी, जो पेटीएम की कंपनी है
मैं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहा था कि इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि जो अगरबत्ती की डंडी है अभी तक वो भी हम चाइना से आयात किया करते थे। सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप हिंदुस्तान के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर देंगे, आप उनको लोन भी मुहैया करवा देंगे, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे जब कंपनियां उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगी ही नहीं तो सर लोग कैसे आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्योंकि कंपनियों को तो ज्यादा मुनाफा कमाना है, वो चाइना से सस्ती कीमत पर सामान मंगवाएंगी, रॉ मटेरियल मंगवाएंगी और फिर उसके बाद उस सामान को यहाँ महंगी कीमत पर बेचेंगी। कैसे हो पाएगा सर ये? संजीव जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि चाइना की जो एक नकारात्मक सोच है उससे पूरी दुनिया अब अवेयर हो रही है। चाइना जिस तरीके से उसने कोरोना की महामारी के संदर्भ में एक उसका जो आपराधिक साजिश रचने का जो कृत्य सामने आ रहा है उससे पूरी दुनिया में चिंता है। चाइना का जो दोहरा चरित्र है मुझे लगता है कि एक्सपोज हुआ है। चाइना के अंदर जो एक चीप लेबर, जो एक लो कॉस्ट जो लेबर अवेलेबल था, उस तरह का लेबर भारत में भी अवेलेबल हो सकता है। चाइना के अंदर जो काम करने वाली बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं वो बहुत गंभीरता से अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के बारे में विचार कर रही है। अमेरिका में इस समय सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है इस कोरोना की वजह से, एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी भी है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी से अमेरिका जूझने जा रहा है और साथ ही साथ यूरोप भी बहुत इससे बुरी तरह से प्रभावित। तो ये जो बड़े औद्योगिक देश हैं वहाँ की जो कंपनियां हैं वो अब अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रही हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर से जो विश्वास है वो टूटा है। और ये जो बात है ये बड़ी गहरी बात है और भारत उसका एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। ये जो कंपनीज हैं वो चाइना के एक जो धोखे वाले चरित्र से अब पूरी तरह से वो वाकिफ होती हुई लग रही हैं और अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करना चाह रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत यदि अपने मैन्युफैक्चरिंग के बेस के भारत के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन इस अवसर को हर किसी को भुनाना होगा, हर किसी को इसमें सहयोग करना होगा। जैसे चाइना में सस्ती लेबर है वैसे हिंदुस्तान में भी सस्ती लेबर है, लेकिन सस्ती लेबर से काम करवा के अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचना, कंपनियों को इस विचारधारा को भी और इस एटीट्यूड को भी बदलना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।